नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान पर मैंने बहुत सारी पहले भी चर्चाएं की हैं। आज हम एक विशेष इशू पर चर्चा करने वाले हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान के बारे में हम सब जानते हैं कि गांधारी यानी कि गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह भारत में धृतराष्ट्र से हुआ था और गांधारी के ही पुत्र दुर्योधन पैदा हुए और जिन्होंने महाभारत रची। गांधार कोई और नहीं है आज का कंधार, जहाँ से तालिबान का उदय होता है। और तालिबान का उदय होकर तालिबान किस प्रकार से अफ़गानिस्तान को तबाह कर रहा है ये देखने में आता है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि अफ़गानिस्तान चीन जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान में मदद कर रहा था वो कोई नई बात नहीं है। चीन का एक सूत्री फार्मूला है कि जो चीन जो जो अमेरिका के खिलाफ है उसके साथ चीन है। पाकिस्तान लगातार चूँकि विश्व समुदाय से अलग थलग पड़ा हुआ था और किसी प्रकार से भी पाकिस्तान अपने आप को जीवित करना चाहता है और पाकिस्तान के बर्बादी का मुख्य कारण भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। और मोदी ने पूरे विश्व में जिस प्रकार से चक्रव्यूह रचा था उस चक्रव्यूह से पाकिस्तान एटलीस्ट तबाह हो गया था, चाहे वो FATF की मामला हो। अब FATF का मामला अगर हम कहते हैं तो FATF तो सीधी सी बात है कि भाई कर्ज आप कुछ पैदा तो करते नहीं हैं, पैदा आप आतंकवाद करते हैं और आतंकवाद आप बेचेंगे कहाँ। ट्रंप के, मोदी के और कुछ पॉजिटिव विचारधाराओं के आने के बाद संसार में ये बिकना बंद हो गया था। अब कहाँ बिके, क्योंकि जब तक US को आपकी ज़रूरत थी तब तक आपने तालिबानी ट्रेंड किए और तालिबानी ट्रेंड करके अफ़गानिस्तान में भेजे। अब अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पश्तून, चूँकि वो पश्तून हैं इसलिए जो पख्तूनख्वा है उसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए, ऑटोनोमस क्षेत्र बनाया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ अलगाववादी नेता ये विचार करते रहे कि वो जम्मू कश्मीर को एक ऑटोनोमस क्षेत्र बना दें, लेकिन जम्मू कश्मीर की मामला ऐसा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए भारत की शक्तियां जब तक जीवित हैं तब तक जम्मू कश्मीर में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टूटता हुआ दिखाई दे रहा, इसलिए पाकिस्तान अगर अब चाहता है कि हम बच जाएं तो उसने पूरी कोशिश की कि वो तालिबान की मदद करे और तालिबान की मदद करते हुए अफ़गानिस्तान में किसी प्रकार तालिबान का शासन हो जाए, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये बात अवश्य रही होगी कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन हो जाता है तो पाकिस्तान को एक नया प्लेस मिल जाएगा और पाकिस्तान आतंक की खेती जो अपने यहाँ से नहीं कर पा रहा है वो अफ़गानिस्तान से करेगा और उसका लाभ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का बहाना किया या दिखावा किया, लेकिन तालिबानियों को उन्होंने हथियार सप्लाई किए और ब्ला ब्ला ब्ला। एक दो बातें बिल्कुल साफ सामने नज़र आईं। एक बात ये सामने नज़र आई कि अफ़गानिस्तान में जो फोर्सेस, अफ़गान सरकार की जो फोर्सेस थीं वो अशरफ गनी का विरोध कर रही थी, यानी कि अशरफ गनी से वो खुश नहीं थे। हालांकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए वहाँ के राष्ट्रपति थे, लेकिन उनका सहयोग या उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा सहमत सेना नहीं थी। और इसीलिए जब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को विड्रॉ किया तो विड्रॉ करने के बाद तालिबानियों ने एक एक शहर कब्जा करने का प्रयास किया, तो फिर सेना ने उनको एक क्लीन चिट दी। क्लीन चिट देते हुए वो धीरे धीरे करके एक एक शहर, यानी कि वो जब निकले कंधार से, तो कंधार से निकलते हुए वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते हुए काबुल पहुँचे। अशरफ गनी ने सरेंडर किया, अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गया। ऐसा भी लगता है कि अशरफ गनी ने डील कर ली हो। डील ये कि भाई कौन किस संसार में रहने वाला है, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हमें धन की आवश्यकता है, हमें यहाँ से डॉलर्स ले जाने दो। तो ये भी एक रशियन एजेंसी ने ये बात सूचना दी कि वो कार भरकर, मतलब एक बड़ी गाड़ी भरकर करेंसी लेकर गए, हेलीकॉप्टर में भरी और हेलीकॉप्टर में जितनी आई उतनी भर ली और बाकी वहीं छोड़ दी और हेलीकॉप्टर लेकर वो वहाँ से निकल लिए। पर बाद में पता लगा कि वो UAE पहुँचे। पहले तो ताशकंद की बात कही गई, फिर तजाकिस्तान की बात कही गई, लेकिन फाइनली पता लगा कि वो दोहा पहुँचे। और दोहा में वो करेंसी कहाँ रखी, कैसे रखी और क्या क्या हुआ, कहा उन्होंने ये खुद अपना बयान दिया कि हमने वहाँ सिक्योरिटी चेक करवाया है, वहाँ पर हमने अपनी चेकिंग करवा कर हम लीगल तरीके से घुसे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रियों का हाल क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, किसको आने देते हैं, किसको जाने देते हैं, कब आने देते हैं, कब जाने देते हैं, कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं।
इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन रशियन एजेंसी जो कह रही है और वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि अशरफ गनी धन लेकर भागे। अब अशरफ गनी के महल पर अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया था तो अशरफ गनी वहाँ से धन लेकर भागे कैसे? इसमें दो बातें हो सकती। एक बात तो यह है कि तालिबान से अशरफ गनी का पैक्ट पहले से था कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम आपको सत्ता हस्तांतरण करेंगे, यानी कि सत्ता छोड़ेंगे, लेकिन आप हमें धन ले जाकर यहाँ से निकलने देना, हमारी लाइफ सेटल होनी चाहिए। यह इस बात को कहते हैं कि गद्दारी करना, जो कौम बहुत सारी कौमों में बचपन से जन्म से सिखाई जाती है कि गद्दारी करना है। तो अशरफ गनी गद्दारी करके। दूसरी बात ये हो सकती है कि अशरफ गनी पर अविश्वास किया वहाँ के लोगों ने या वहाँ की फोर्सेस ने, और अशरफ गनी की खिलाफ नाराज़गी का परिणाम ये निकला कि तालिबान का शासन वहाँ पर हो गया और फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि वो 3 लाख 3.5 लाख फोर्सेस जिनकी बात वो कर रहे हैं, वो 3.5 लाख फोर्सेस आज हैं कहाँ? उन फोर्सेस 3.5 लाख फोर्सेस पर यह भी संभव है कि वहाँ अच्छे से कोई उनको डील करने वाला ना हो, उनको कमांड देने वाला ना हो। अशरफ गनी जो कमांडर इन चीफ या जो कमांड दे रहे थे वो सरेंडर कर गए, वो इनकैपेबल नेता थे, इसलिए फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरी बात यह भी है कि अशरफ गनी बिक गए थे, इसलिए उन्होंने फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। और तीसरी बात यह है कि अशरफ गनी के ऊपर अविश्वास करते हुए वहाँ की फोर्सेस को लगा कि थोड़ा आगे बढ़ने दो, अशरफ गनी देश छोड़कर जाएगा तब हम कब्जा करेंगे, लेकिन उसके बाद वो इनइफेक्टिव हो गए। ये वहाँ की रणनीति या वहाँ की चाल चली, और इसमें पाकिस्तान का मुख्य सहयोग रहा हो। ये सब बातें हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। तो ये एक गद्दारी का मामला हो सकता है, एक सेटिंग का मामला हो सकता है, एक भगोड़ेपन का मामला हो सकता है, और अविश्वास का मामला हो सकता है। बहुत सारे देशों में सत्ताएं इसलिए परिवर्तित हो जाती हैं, दुष्ट सत्ता को धारण कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सरकार के ऊपर अविश्वास होने लगता है, क्योंकि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और आपको इसलिए बिठाया था, आपको इसलिए नहीं बिठाया था, और ये सब बातें करते हुए वो आ रहे हैं। तो गुस्से में वो कहता है आने दो, उनको देख लेते हैं। लेकिन परिणाम ये निकलता है कि तालिबान सत्ता पर बैठ जाता है। अगर भारत की सत्ता पर भी कांग्रेस बैठ जाए तो आप कांग्रेस को क्या कहेंगे? जो भगवा आतंकवाद आजकल हिंदू तालिबान की चर्चा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हिंदू तालिबान। हम लोग कह सकते हैं कि हमको आज की प्रेजेंट की सरकार पर थोड़ा अविश्वास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको बंगाल में ऐसा करना चाहिए था, गोली चलवानी चाहिए थी, उनको वैसा करना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए, उनको इस तरह की बातें हमारे दिमाग में भी, हमारे देश में भी आ सकती हैं। लेकिन अविश्वास करने का मतलब ये होता है कि अगर इस सरकार पर अविश्वास न किया या विश्वास ना किया और अविश्वास किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू तालिबान कहने वाले ही सत्ता में बैठ जाएं और परिणाम बुरे हो जाएं। खैर, ये तो एक बात आती है। लेकिन सवाल ये सब कुछ अफ़गानिस्तान में चल रहा है, तो अब्दुल्ला सालेह नॉर्दर्न अलायंसेस को लेकर आ गए। उन्होंने आज खबर आई कि कई डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जे कर लिए हैं, पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, और पंजशील में उन्होंने सरकार बना ली है, पुराने वाले झंडे को ही इस्टेब्लिश कर दिया, गृह युद्ध चल रहा है। मैं ये बार बार विचार करता हूँ कि आखिर अफ़गानिस्तान क्यों? अफ़गानिस्तान में लंबे समय से ही ये गृह युद्ध क्यों चल रहा है? अफ़गानिस्तान के इतिहास में गृह युद्ध क्यों है? अफ़गानिस्तान में कभी आप देखिए कि हुविश्क हुए हैं, हुए तो हुए ही हैं, और कभी अफ़गानिस्तान के अंदर ज़हीर शाह की सरकार थी, फिर अफ़गानिस्तान में रशा घुसा और रशा से उनका हुआ, फिर रशा बाहर गया, फिर तालिबान डेवलप हुआ, फिर तालिबान के बाद अमेरिका वहाँ घुसा, फिर अमेरिका वहाँ से गया, फिर तालिबान बैठ गया, तालिबान के विरोध में फिर से वो अलायंसेस लड़ने लगे जो 96 में लड़ रहे थे। मुझे तालिबान का जो इतिहास लगा या अफ़गानिस्तान का जो इतिहास मिला, उस इतिहास में नॉन इतिहास, मतलब एक जनरल व्यक्ति की तरह मैं जब सोचता हूँ तो ये पता लगा कि नहीं, ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में लगातार गृह युद्ध चल रहा है। जब जो इतिहास उठाकर देखो वो गृह युद्ध चल रहा है। जो इतिहास सरकार से कभी वो सेटिस्फाई नहीं हुए, किसी भी राजा से सेटिस्फाई नहीं हुए, सुल्तान से सेटिस्फाई नहीं हुए, डेमोक्रेटिक सरकार बनकर देख ली, उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए, तालिबान से सेटिस्फाई नहीं हुए, वहाँ जो भी हुआ उससे कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और लगातार गृह युद्ध में ही अफ़गानिस्तान है सदियों से। तो आज सुबह मैं कुछ वरिष्ठ लोगों के पास बैठा था, कुछ धार्मिक वरिष्ठ लोगों के पास बैठा था, उनसे मैंने, हाँ, जब चर्चाएं तो हो ही रही हैं, अफ़गानिस्तान की ही चर्चाएं सब दूर फैली हुई हैं, तो उनसे मैंने कहा
कि भाई ये जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है ये कभी क्यों नहीं ख़त्म होता, आखिर अफ़गानिस्तान ही ऐसा क्यों है जिसमें कि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी सरकार चाहे कैसी भी बनी हो, डेमोक्रेटिक तरीके से बनी हो, तालिबानी तरीके से बनी हो, या दूसरे देश का कब्जा हो, या जो भी हुआ, आखिर वहां इतना सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो पाता कि साहब अगला चुनाव होगा तो हम इसको हटा देंगे। अशरफ गनी से अगर आपकी वैचारिक विवनस्ता थी 2019 में तो सरकार बनी उनकी, और 2019 में सरकार बनी तो भाई 2024 में चुनाव होता, हम फिर हटा देते उनको। कौन सा बहुत ज़्यादा समय रह गया, 3 साल बाद उनको हटा देते। तालिबानी किसी भी तरह से सिस्टम में नहीं आना चाहते, वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आना चाहते, वो बंदूक लेकर हमला करना चाहते हैं, वो इस्लामिक शरिया के नाम से, और शरिया को, इस्लाम को मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक भू राजनीतिक आंदोलन है, इसका सहारा लेते हुए कब्जा करना है। बाकी तो सब अपने मन से ही करना, जो भी करना हो, लेकिन सहारा चूंकि जनता ना बोले, इसलिए जो लोग भी उस विचार को पुष्ट करते हों वो लोग कम से कम शांत तो हो जाएं, और वो अगर शांत हो जाते हैं तो हम हमले कर लेंगे, और जनता अगर विरोध कर देती है तो फिर कैसे कोई भी सरकारें नहीं बैठ सकती अगर जनता विरोध करे तो, क्योंकि सेनाएं कितनी हैं आपके पास, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जनता तो 8.5 करोड़ है वहाँ पर, और जनता कहे कि मरना ही है तो खुलकर मरेंगे। ऐसा अगर कुछ हो जाए, या जनता गुरिल्ला युद्ध कर दे, छतों से पत्थर मारना शुरू कर दे, कुछ ना करे, तो फिर किसी भी तरह से सरकारें इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। आप देख लीजिए नेपाल में क्या हुआ था, सब कुछ होते हुए भी जनता ने विरोध किया तो राजशाही चली गई। बाद में जो शाही बैठी या जो भी बैठा, कम्युनिस्ट बैठे, तो उनका हाल क्या है वो भी देख लीजिए। लेकिन जनता का सपोर्ट 80%, 60% जनता का सपोर्ट चाहिए होता है। 40% जनता भी अगर विरोध कर देगी तो वो बहुत बड़ा विरोध हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि विरोध करने वाले अगर 10% के अंदर रह जाते हैं तो सरकारें कंट्रोल कर लेती हैं, अगर उससे ऊपर हो जाते हैं विरोध करने वाले तो सरकारों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि सेना इतनी नहीं होती, या सैनिक इतने नहीं होते, या फोर्सेस इतनी नहीं होती जो कि उन सबको कंट्रोल कर ले, और आप सबको गोली मार सकते नहीं हैं। तो फिर क्या? तो मैं इन बातों को उनके साथ चर्चा कर रहा था, और लंबे समय तक चर्चा हुई। तो एक हमारे जानने वाले हैं, वीरेंद्र जी मिश्रा उनको कहते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। दूसरे राजेंद्र जी त्रिपाठी, उन दोनों ही, वो बड़े बुजुर्ग हैं दोनों, और उन्होंने बड़े सारे हिंदुस्तान के आंदोलनों को देखा और धार्मिक कृत्यों को देखा और पढ़ा। जब मैं उनसे वार्ता कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही, हालांकि महाभारत मैंने भी पढ़ी, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि गांधारी का श्राप है अफगानिस्तान। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि गांधारी ने श्राप दिया था शकुनी को। शकुनी गांधार नरेश था, यानी कि अफगानिस्तान उस समय गांधार हुआ करता था। अफगानिस्तान में उस समय महाभारत के टाइम पर हिंदूशाही तो थी ही, लेकिन वहाँ का राजा ये था शकुनी, और शकुनी ने इंद्रप्रस्थ में आकर, या मैं कहूँ कि इनकी नगरी में आकर, हस्तिनापुर में आकर, वो जो बीज बोया भाइयों के बीच में, परिवार के बीच में, और बीज बोकर जो महाभारत करवाई, और 100 भाई मरवाकर 5 भाई सत्ता में आए, तो फिर जब गांधारी रो रही है तो शकुनी को उसने श्राप दिया। श्राप देते हुए उसने कहा कि मेरे भाई, तुमने मेरे परिवार को तोड़ा है, तुमने मेरे वंश को नाश किया है, तुम मेरे वंश को लड़ा रहे हो, तुम्हारे यहाँ कभी शांति नहीं रह सकती। और उसने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी खुश नहीं रहेंगी और लगातार महाभारत करेंगी। अब फिर गांधारी के इस श्राप को, लोग कहते हैं श्राप प्राप कोई बात ऐसी नहीं हुआ करती थी, ये फालतू की बातें थी, लेकिन गांधारी का श्राप तो दिख रहा है अफगानिस्तान में, कि अफगानिस्तान में सदियों से जो नोन हिस्ट्री है उससे गृह युद्ध चल रहा है। कोई भी सत्ता में बैठे गृह युद्ध चलता रहता है, यानी कि अफगानिस्तान के लोगों में को सपने में भी सुख नहीं है, क्योंकि गांधारी के श्राप से बंधे हुए हैं। अब उनको चाहिए श्राप से कैसे मुक्ति करें। सवाल ये है कि वो श्राप से मुक्ति कैसे करें। तो ये श्राप से मुक्ति इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये तो धारा ही बदल चुके हैं। अब ये श्राप पर विश्वास करें तब मुक्त हों। जो श्राप पर ही विश्वास नहीं करता, जो हिंदुइज्म पर विश्वास नहीं करता, जो महाभारत पर विश्वास नहीं करता, जो भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं करता और महामद के रास्ते पर चल चुका, भू राजनीतिक आंदोलन में जा चुका है। भू राजनीतिक आंदोलन में बार बार इसलिए कहता हूं कि तालिबान ने कब्जा किया तो क्या सोचकर किया, तालिबान वहां पर क्यों भाई, वो वहां पर आता और चुनाव में भाग लेता, लोग उस पर विश्वास करते, सरकार बनाता।
लेकिन नहीं, वो भू राजनीतिक आंदोलन है, इसलिए उनको सत्ता चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और उनको मालूम है कि जनता हमको सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए हम किस प्रकार से सत्ता हासिल कर सकते हैं वो मेरा तरीका है। उन्होंने वो तरीका अपनाया और सत्ता हासिल कर ली। लेकिन दूसरे साले वो दूसरे तरीके से है, वो भी कब्जा करने। तो मुस्लिम समाज चूंकि भू राजनीतिक आंदोलन है और भू राजनीतिक आंदोलन के भी अपने नियम होते हैं, उन नियमों को कटिबद्ध करने के लिए कुछ प्रोसीजर बनाए जाते हैं जिसको शरीयत कहा गया, और वो शरीयत के अनुसार अपने अपने इंटरप्रिटेशन करना। अब वो शिया अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुन्नी अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुन्नियों में भी मलकी अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, हनबली अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, हनफी अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, शफी अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसी प्रकार उनके और सब ग्रुप, मेन जो 72 फिरके हैं, वो सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, और सब भू राजनीतिक आंदोलन में उस भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। सभी वहां अपने आप को खलीफा घोषित करना चाहते हैं, सब सत्ता में बैठना चाहते हैं, और सत्ता में बैठने के बाद सबकी एक ही चाल होती है कि जो विरोध करे उसको मारो और सत्ता को अपने हाथ में रखो। जो इस विचार को मान चुका हो वो उपाय कैसे ढूंढेगा? अफगानिस्तान में अगर वाकई में कोई उपाय ढूंढना है तो गांधारी के श्राप का उपाय ढूंढना चाहिए कि गांधारी के श्राप का काट क्या है, कौन से यज्ञ करवाए जाएं, कौन से हवन करवाए जाएं, क्या शिक्षा व्यवस्था की जाए, क्या प्रतिज्ञाएं की जाएं। अफगानिस्तान के लोग प्रतिज्ञाएं लें कि भाई हमें गांधारी के श्राप से मुक्ति मिलनी चाहिए। हम भविष्य में शपथ लेते हैं कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति, गांधार का या मैं कहूँ अफगानिस्तान का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान के किसी भी देवी देवता के किसी युद्ध में भाग नहीं लेगा और कहीं से भी किसी घर को विच्छेद नहीं करवाएगा, किसी घर को टूटना नहीं करवाएगा। अब ऐसा अगर श्राप से मुक्ति मिल जाती है तो शायद अफगानिस्तान में कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार बन जाए। नहीं तो मैं वीरेंद्र जी मिश्रा और राजेंद्र जी त्रिपाठी इन दोनों की बात से सहमत हूँ कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अब उस श्राप के बंधन से बंध चुके हैं और श्राप की मुक्ति का रास्ता भी खो चुके हैं। अब उनको श्राप से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को हिंदू घोषित करना पड़ेगा, फिर उसके साथ भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करना पड़ेगा, महाभारत को पढ़ना पड़ेगा, महाभारत में दिए गए उपायों को सोचना पड़ेगा, और फिर जब इतना शुद्धि हो जाए तो फिर वो मुक्ति के लिए मार्ग खोल सकते हैं और रास्ता आगे पकड़ सकते हैं ताकि वो बच सकें, इस संसार में उनका कुछ हो सके। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर अफ़गानिस्तान सदैव युद्ध में ही रहेगा। निमित्त पाकिस्तान बन सकता है, निमित्त चीन बन सकता है, कभी रशिया बन सकता है, तो कभी और कोई बन सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब गांधारी के श्राप से मुक्ति मिलेगी। इसलिए अफ़गानिस्तान को मेरा संदेश है, अफ़गानिस्तान के लोग जो भारत की तरफ देख रहे हैं उनको मेरा संदेश है कि पहले घर वापसी करिए, घर वापसी करने के बाद अपने आप को शुद्ध करिए, शुद्ध करने के बाद महाभारत के उपायों को पढ़िए, गांधारी के श्राप को समझिए, और समझने के बाद प्रतिज्ञाएं करिए कि वो जो गांधार नरेश यानी कि शकुनी के किए गए पापों से कैसे मुक्ति मिले। तब आप अच्छे से रह सकते हैं। नहीं, आप कई पीढ़ियों से भाग रहे हैं, अगली और पीढ़ियों में भागते ही रहेंगे, आपका कोई सहारा नहीं बनने वाला। जय हिंद, जय भारत।